हम इस समय हनुमानगढ़ जिले के ग्राम पंचायत भाखरावाली के अंदर सरपंच पद के प्रत्याशी श्री विक्रम सिंह कलेरी जी के पास आए हैं। हमने ग्रामीण स्तर के ऊपर हनुमानगढ़ जिले की प्रत्येक पंचायत की कवरेज आपको दिखाई है और हम डोर टू डोर हर व्यक्ति की सरपंच पद के प्रत्याशी के बारे में और गांव की समस्याओं के बारे में और विकास के बारे में हर कवरेज को आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी के अंतर्गत हमारे साथ विक्रम सिंह जी कलेरी हैं जो किसी पहचान के मोहताज क्योंकि लगभग 15 सालों से मैं इनके संपर्क में हूं। तो जन जन की आवाज़ को उच्च अधिकारियों यहाँ तक कि प्रशासन और सरकार तक पहुँचाने में इनकी अहम भूमिका रही है। तो कलेरी जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। थोड़ा सा पंचायत के अंदर होने वाले काम और विकास और समस्याओं के बारे में थोड़ा सा हमारे को बताएं। देखिए, गांव के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। मेनली जैसे पानी की समस्या है, निकासी की समस्या रहती है ज़्यादातर तो बरसात के दिनों में, और जैसे मकान गिर जाते हैं बरसात के दिनों में, या जो भी योजनाएं आती हैं सरकार की उसके अंदर लोगों के साथ जो मतभेद हो जाता है कई बार। जिन लोगों को पात्र परिवारों को मिलना चाहिए जो चीज़ वो मिल नहीं पाती है, चाहे वो लोन की बात हो, चाहे मकान की बात हो, चाहे गलियों की बात हो, या किसी भी योजना का लाभ देने की बात हो, जैसे पेंशन की बात है या खाद्य सुरक्षा केंद्र जोड़ने की बात है, तो बहुत सारे लोग ऐसे गरीब लोग हैं जो वंचित रह जाते हैं। आप जैसे जैसे सवाल करेंगे मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बताता जाऊंगा। बहुत सारी समस्याएं गांव के अंदर, बाकी जैसे भी आप मेरे से प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर आपके सामने देने को तैयार बैठा हूँ। एक सर, जैसे गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना से जो वंचित रहे हैं उनके बारे में आप क्या विचार हैं आपके? आप क्या प्रयास रहेगा उनको सहायता करवाने में? देखिए, सरकार की योजना है, इसमें सरपंच का अपने पास से कुछ देने को होता नहीं है। जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों के मकान आएंगे, पक्का मकान जो भी आता है वो पात्र परिवारों को मिलना चाहिए। उसमें भेदभाव ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरी पार्टी का, ये फलां पार्टी का, इसने मुझे वोट दिया है, इसने मुझे वोट नहीं दिया है। ज़्यादातर लोग ऐसा है उसका शिकार हो जाते हैं कि पार्टी का कोई भी जीत जाता है वो अपने अपने लोगों के मकान बनवा देता है और दूसरे जो लोग हैं बेचारे भटक रहे होते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अभी तक मकान गिर गए हैं बरसात के दिनों में, और वो गिरे हुए मकान में एक तंबू तान के लोग बैठे हैं, लेकिन उनको अभी तक मकान नहीं मिला है। और कुछ लोगों के मकान बने हैं, अच्छी बात है, बढ़ने चाहिए, लेकिन जिन लोगों को पात्र परिवारों को मकान मिलना चाहिए था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उन लोगों को मकान नहीं मिला है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि गांव के अंदर सर्वे करवा करके जो वास्तव में जिनको मकान मिलना चाहिए उन लोगों को प्राथमिकता से मकान दिया जाएगा। जैसे कोई विधवा महिला है, उसके कमाने वाला नहीं है, तो सबसे पहले प्राथमिकता विधवा महिला को देनी चाहिए। उसके बाद जो भी कोई कमाने के लायक नहीं है, बेचारा कोई उसका पुत्र नहीं है, या वो बिल्कुल ही लो कैटेगरी के अंदर कोई ऐसा परिवार है जो आता है, तो ऐसे परिवारों को मेरी प्राथमिकता रहेगी, उनको पक्का मकान दिलाया जाएगा। झूठे वादे मैं नहीं करूंगा, जो पात्र परिवार होगा उसको मकान दिया जाएगा। एक सर, जैसे वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, उनके लिए जो वंचित है उनके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? बिल्कुल सर, मैंने 500 से 700 के लगभग पेंशन अभी बंधवाई है पीछे हमारे गांव से लेकर तकरीबन 10-12 जो विकलांग लोग थे जो कहीं जा नहीं सकते थे। बुढ़ापा पेंशन तो चलती रहती है, जैसे 55 साल पर औरत की पेंशन है और 58 साल पे जो है पुरुष की पेंशन है। तो महिला और पुरुष के लिए अलग अलग उम्र निर्धारित की गई है। उनकी पेंशन जो भी जैसी उनकी उम्र होती है हम उनके डॉक्यूमेंट घर पर लेके आते हैं और बंधवाने के लिए हम उनके पास घर पे जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट लेकर ई मित्र से उनको पूरा प्रयास करते हैं बंधवाने का। और 500 से 700 के लगभग मैंने पेंशनें बंधवाई हैं। और विकलांग लोगों का मेरी आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, विकलांगों के लिए क्या करना पड़ता है, उनको यहाँ से हनुमानगढ़ सरकारी हॉस्पिटल में ले जा करके और बाकायदा उनको डॉक्टर से उनका मेडिकल करवा करके, और वो उनके अंदर परसेंटेज नोट करता है कि ये 70% विकलांग है या 80% विकलांग है, तो उसके अनुसार उसको फिर संग्रिया के अंदर उसको अपडेट करना पड़ता है। फिर जयपुर साइड में उसकी पेंशन चढ़ती है, वहाँ उसके बाद ई मित्र पर चढ़ती है। तो ऐसे 10-12 लोगों का मैंने पेंशन बंधवाई है मेरे गाँव के अंदर। जैसे हंसराज जी हैं भाट समाज के अंदर, उसकी पत्नी की पेंशन अभी आ रही है, और जयमल सिंह जी हैं वो मेरे यही भाट समाज से, उनकी पेंशन मैंने बंधवाई है। ये 2 विकलांग थे। कालू राम जी हैं, एक पवन सेठ की दुकान के आगे है, वो अभी बेचारे यहाँ दुनिया से चल बसे हैं, तो उनकी मैंने पेंशन बंधवाई है। और 2-3 और लोग हैं जो मैं अभी मेरे याद नहीं है, इन लोगों को मैं हनुमानगढ़ लेके गया और विकलांग लोगों की अभी आप पूछ लेना जाके पेंशन आ रही है। और भी माताएं बहनों को कोई भी पेंशन की समस्या आती है मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ। एक सर, आपके गांव में शिक्षा की क्या समस्या है? कितने तक आपके शिक्षा स्कूल है और उसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा आगे? देखिए, हमारे 2 स्कूल हैं यहाँ पर। एक तो 12वीं का स्कूल है, बच्चियों का स्कूल अलग से बना हुआ है।
तो बालिका स्कूल के लिए मैंने प्रयास भी किया है पिछले काफ़ी 5 सालों से। वो उसके जो बरामदे थे, सारा स्कूल जानता है, बरसात के दिनों में ये गरीब लोगों की बच्चियां वहाँ पढ़ती हैं, क्योंकि पैसे वाले जो लोग होते हैं उनके तो प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ जाते हैं, लेकिन जो गरीब तबका होता है वो बेचारा छोटा यहाँ पढ़ता है। तो बच्चियों के लिए बरसात के दिनों में पानी भर जाता था, तो बरामदा जो था बिल्कुल ही जर्जर हो चुका था, दरारें आ चुकी थी। जब बरसात में पानी यहाँ तक आ जाता था, बच्चियों को 2-2 3-3 दिन छुट्टी भी रहनी पड़ती थी, और वो एक या पीपल का पेड़ है, कोई नीम के पेड़ के नीचे उनको बैठना पड़ता था। मेरी वहाँ के प्रिंसिपल मैडम से बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि जो हमारा जो स्कूल है, मैंने कई लोगों को कहा है, सारे लोगों को कहा उन्होंने, जो भी मोतवर होते हैं उनको कहा, लेकिन उन्होंने कहा मेरी कोई किसी ने बात नहीं सुनी है। मैंने उनको कहा कि आप मुझे बताइए कोई समस्या क्या है। उन्होंने कहा भाई साहब ये समस्या है। तो मैंने कहा आप मेरे को लिखित में दीजिए। एक मैंने लेटर बनाया, श्रीमान उपखंड अधिकारी को मैंने दिया, और हमने 7 दिन का समय उनसे मांगा शिक्षा विभाग से कि हमारा 7 दिन के अंदर इसका समाधान किया जाए, कि जो जर्जर हालत में बरामदे हैं उनको नकारा घोषित करके नया बनाया जाए। 7 दिन बीतने के बाद भी कोई अधिकारी वहां पर नहीं आया, तो उसके बाद मैंने ग्रामीणों को इकट्ठा किया और बालिका स्कूल के आगे 3 दिन धरना लगाया, उसकी तालाबंदी की। तब जाकर के तीसरे दिन शिक्षा विभाग के अधिकारी आए, हमारे साथ समझौता हुआ। समझौते के अंदर हम उसको जब अंदर जाके बरामदे का हाल दिखाया, तो उन्होंने कहा कि दरारें तो वाकई आई हुई हैं, लेकिन नकारा हम कर नहीं सकते। तो टाल मटोल करने लगे। हमने कहा जब तक आप इसको नकारा नहीं करेंगे तब तक इसकी तालाबंदी ऐसी चलेगी, और जब नकारा करोगे तब हमारा ये समझौता होगा। तो हमारा दबाव के चलते पूरे ग्रामीणों ने सहयोग किया, 3 दिन तालाबंदी की, और बालिका स्कूल को उन्होंने नकारा घोषित किया। सारे स्कूल को मैंने साथ में लग के, और मनरेगा श्रमिकों ने मेरे साथ वहाँ काम किया, और खुद मैंने ईंटें उठा करके उसकी बाहर निकाली हैं। मनरेगा श्रमिकों को सबको पता है। 2 कमरों का और निर्माण हुआ। आप जाके आप बिल्डिंग देखना बालिका स्कूल की, बिल्कुल ऊंची बन के बिल्डिंग बिल्कुल तैयार है, जहाँ पर छात्राएं पढ़ती हैं, मेरे गाँव की बच्चियाँ पढ़ती हैं, कोई तकलीफ नहीं है। और जो भी आगे मेरा यही रहेगा कि स्कूल का मैं खास ख्याल रखूंगा। स्कूल के अंदर कोई टीचर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, बच्चियों को कोई इसी प्रकार की ड्रेस की दिक्कत तो नहीं है, बूट की दिक्कत तो नहीं, जराब की, कोई पेंसिल कॉपी की दिक्कत नहीं है, कोई हमारे सब्जेक्ट की किसी को दिक्कत तो नहीं है। पढ़ाई के अंदर जैसे युवा लोग हैं, तो जैसे 10वीं होती है या 12वीं कर जाते हैं लोग, या बीए कर जाता है कोई, तो 10वीं 12वीं और बीए करने के बाद ऐसे लोग होते हैं जैसे 10वीं के बाद कोई सब्जेक्ट लेना है, क्या लेना है, 12वीं के बाद मैं क्या करूं, बीए के बाद मैं क्या करूं। तो युवा जो लोग होते हैं वो भटक जाते हैं कि मैं कहां जाऊं। तो उसके लिए एक मेरा मन में विचार है कि ऐसे काउंसलर जो होते हैं, परफेक्ट जो लोग हैं, उनको बाहर से बुला करके, पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनके साथ युवाओं का एक कम्युनिकेशन स्थापित किया जाएगा। उनके साथ बैठ करके उनसे बातचीत की जाएगी, उनके परसेंटेज के साथ वो बैठेंगे, बात करेंगे उनसे, आपको कौन से फील्ड में जाना है, कोई मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, कोई एग्रीकल्चर लाइन में जाना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनसे बातचीत करके उनको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि वो भटके नहीं युवा, और जो पढ़ाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही वो आगे चले। ये ऐसा मैं युवाओं के साथ, और जो गरीब परिवार की बच्चियां हैं, जैसे किसी के 70% हैं, किसी के 80% हैं, जो गरीब लोग पढ़ा नहीं सकते हैं, बेचारी बच्ची कई बार तो कोचिंग की मारी रह जाते हैं, कई बार पेपर देने के लिए भी, मान लो किसी का बाड़मेर आ गया, कोई जैसलमेर जाना है पेपर देने के लिए, उसके पास पैसे नहीं है। तो ऐसी गरीब परिवार की बच्चियां और बच्चों के लिए हम पैसों का प्रबंध करेंगे, एक कोष बनाएंगे, उसकी कोई व्यवस्था करेंगे इस तरीके से कि उनको वहां से पैसा दे करके गरीब परिवार की बच्चियां या गरीब परिवार का कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ने में होशियार है और पढ़ सकता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो तैयार है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो यहाँ रह रहा है, तो ऐसे बच्चों को रहने नहीं दिया जाएगा, उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। एक सर, जैसे डाणियों में लाइट और पीने के पानी पहुंचने में कोई समस्या आ रही है, तो उसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, डाणियों की काफ़ी समस्या है यहाँ पर। ये मैंने तकरीबन मैं आपको बता दूं 2000, यहाँ तक मेरे याद है 2004 का सर्वे हुआ है। 2004 का सर्वे हुआ है, उसके बाद ये 6 और 10 16 साल हो गए। तो मैं इसके मार्फत, अब तो मैं क्या कहूँ, ये भी आपके मार्फत मैं कहना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से कि इन डाणियों का आप सर्वे कीजिए, इन डाणियों को दोबारा चिन्हित कीजिए। अब मान लीजिए 4 STP की डाणियां हैं, या आप लगा लीजिए इधर शमशान घाट की तरफ रोड जाती है, पंजाब को जाने वाला रास्ता है, 3-4 डाणियां वहां पर हैं, और भी इलाके के अंदर डाणियां हैं। तो उन डाणियों को पेयजल सप्लाई नहीं हुई, यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी डाणियों को पानी नहीं है। तो ये पानी क्यों नहीं है कि सरकार ने इन डाणियों को चिन्हित नहीं किया है, लोग यहाँ आकर के रहने लग गए, मकान बना लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि
चाहे उन्होंने अपनी जमीन नहीं कटवाई, लेकिन ढाणी उसको मानना चाहिए। जो ढाणी में रह रहा है उसको ढाणी माननी चाहिए। चिन्हित का मतलब नहीं होना चाहिए, जो जा रहा है उसको पानी देना चाहिए। तो ये सरकार का मैटर है, इसको आगे तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। और बाकी अगर पंचायत की तरफ से कोई ऐसी योजना आती है कि इन ढाणियों को पंचायत की तरफ से सुविधा मिलनी चाहिए, तो मैं उसको प्रयास करूंगा कि इन ढाणियों को पानी मिले, पीने का पेयजल की सुविधा हम उपलब्ध करवाएंगे। एक सर, पिछले हमने सुना है पिछले 40 वर्षों से यहाँ गांव में बस का कोई आवागमन नहीं था, और आपके सहयोग से ये काफ़ी सहायता मिली लोगों को, तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा था 40 साल से। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने करवाया, सभी को पता था, पीछे भी बहुत सारे सरपंच यहाँ पर रह के गए हैं, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया या उन्होंने करवाया नहीं, या उनको ज़रूरत नहीं थी। मैंने इस बात को देखा, समझा, और तकरीबन 2015 की बात है ये, और 2015 के अंदर हमने गांव के अंदर इकट्ठ किया, वो चुनाव था पिछला, उस टाइम की बात है। तो हम गांव के गुरुद्वारा में इकट्ठे हुए, ग्रामीणों को आवाज़ लगाई गई कि मैंने वहाँ परिवहन विभाग से वो पूरा उनका बायोडाटा निकाला कि हमारे गांव के अंदर से तो 12 बसें जा रही हैं, लेकिन हमारे गांव के अंदर से एक भी बस नहीं आ रही है। तो हम गांव के गुरुद्वारा साहिब में इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद हमने ये तय किया कि हम एक एप्लीकेशन परिवहन विभाग हनुमानगढ़ को देंगे कि 7 दिन के अंदर परिवहन विभाग जो है इन बसों को वाया भाखरावाली होकर भेजे, ताकि इन ग्रामीणों को 3 किलोमीटर आने जाने में कोई परेशानी ना हो। ये तय हो गया। अगर हमने ये कहा कि 7 दिन के बाद बसें नहीं चलती हैं, तो हम सब ग्रामीणों ने ये तय किया कि उसके बाद रोड पर चक्का जाम किया जाएगा और पूरे का पूरा गांव वहां जाकर बैठेगा। सब ग्रामीणों ने हाँ भरी। उसके बाद हमने परिवहन विभाग को इसका एक ज्ञापन सौंपा। 1 दिन बीता, 2 दिन, 5, 7 दिन सब बीत गए, लेकिन उसके बाद भी परिवहन विभाग की नींद नहीं खुली। तब हमने जाकर के ढोलनगर में चक्का जाम किया, पूरे का पूरा गांव वहां पर बैठा, और तकरीबन सुबह से शाम तक 3-4 बजे परिवहन विभाग के डीटीओ आए, उनके पूरे अधिकारी वहां पर आए, हमारे साथ समझौता हुआ। समझौते में यह तय हुआ कि इन 12 बसों का परमिट गांव भाखरावाली के अंदर से है, और इन बसों को यहीं पर जाने के लिए पाबंद किया जाएगा, और उन बसों को यहां से चलाया गया। अब गांव के अंदर से 12 बसें आती हैं और 12 बसें अबोर को जाती हैं। गांव की छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, और गांव के लोग जो गरीब परिवारों के लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं, जो सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, जिनके पास खुद की अपनी गाड़ी नहीं है, वो भी यहाँ से चढ़ के जाते हैं। गांव की बेटियां भी पढ़ने के लिए सुबह 9 बजे चढ़ती हैं और शाम को अपने घर पर आ जाती हैं। उनको भी साधन जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बेटी को अपना पिता है उसको ले जाना पड़े, उसको लाना पड़े। तो ये समस्या अब नहीं रही है। गाँव की बेटियां भी अपने पढ़ाई के लिए जाती हैं, गाँव के बच्चे भी जाते हैं पढ़ने के लिए। अब संगरिया से बोर की बसें बीच बीच में खराब भी करती रही, कभी चढ़ाती नहीं थी, कभी उतार देती थी। तो मैंने 2015 से लेकर के आज तक, अभी 1 ही महीना हुआ है, पीछे फिर ये चल रहा था, तो हमने फिर संघर्ष किया। उसके बाद चुनाव आ गए। अब आगे भी वो बात अभी बीच में ही पड़ी है बसों की। वो कह रहे हैं हमने परमिट कटवा लिए। अब गांव में बात चल रही थी, हमने परमिट कटवा लिए जी। परिवहन विभाग से मेरी बात हुई, डीटीओ साहब ने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन नीचे के अधिकारी कह रहे थे उन्होंने परमिट कटवा लिए। गांव के अंदर यह असमंजस था कि उन्होंने परमिट कटवा लिए कि नहीं कटवा लिए। वो मैंने कॉपी आरटीओ बीकानेर से मंगवाई है। वो चुनाव आ गए 28 तारीख के बाद। ये मायने नहीं रखता है कि हम जीतेंगे कि हारेंगे, हम गांव के लिए काम करेंगे। अगर उनका परमिट यहां से हुआ तो उन 12 बसों को यहां से चलाने का हम काम करेंगे। और 2 रोडवेज की बस भी है, उसका भी परमिट मैंने मंगाया है। अगर 2 रोडवेज बसों का परमिट भी यहां से हुआ तो हमारे से जीते। इन 14 बसों को हम गांव भाखरावाली से होकर ही आने देंगे। अगर यहां से उन्होंने परमिट कटवा भी लिया तो अगर गांव मेरा साथ देगा तो काटे हुए परमिट को भी हम पुनः लागू करवाने का काम करेंगे। ये 40 साल से बस जो सेवा बंद थी उसको मैंने गांव के सहयोग से चालू करवाया है। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में मुद्दा है। मैं गांव के लोगों को कहूंगा कि आपको ये सुविधा मिली है तो इसका आप गांव के चुनाव के अंदर थोड़ा सा देखिएगा कि आपको बहुत बड़ी सुविधा मिली है। बाकी ये छोटे मोटे प्रलोभन है, काम धंधे, ये तो पेंशन है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवासी, ये तो चलते रहते हैं। आप साझा काम देखिए कि कौन सा बड़ा काम हुआ है। तो ये बस सेवा का काम मैंने 5 साल से संघर्षरत हूँ और मैंने किया भी है। एक सर, आपका चुनाव निशान क्या है और अंत में आप ग्रामवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? चुनाव निशान मेरा है जी, बेल्ट नंबर 3 है। 1, 2 और 3 नंबर का जो निशान है वो मेरा है, वो गुब्बारे का निशान है।
गुब्बारे के निशान पर आप आने वाली 28 तारीख को मैं ग्रामीणों से और जो भी आपके चैनल के माध्यम से मेरे को देख रहे हैं उनसे भी मैं अपील करूंगा कि आपका कोई भी मित्र, रिश्तेदार या जो मैंने हनुमानगढ़ जिले के अंदर सेवाएं दी हैं, मैंने विजयनगर, अनूपगढ़, गंगानगर के किसानों के साथ भी सेवाएं दी हैं, किसान आंदोलनों में मैं रहा हूं, चाहे वो किसान की नरमा की बात हो, मूंग की बात हो, फसल समर्थन मूल्य पर बेचने की बात हो, चाहे वो भाखड़ा आंदोलन हो, पानी की बात हो, इन आंदोलनों में मैं रहा हूं और किसानों के साथ में कंधे से कंधा मिला के चला हूं। मैं उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि आप मेरी सपोर्ट कीजिए, आप मेरे काम के नाम पर सपोर्ट कीजिए। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप किसी रिश्तेदार पर दबाव दीजिए कि आप विक्रम को वोट दीजिए, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं इतने कहूंगा कि अगर मैंने काम किया है, अगर मैंने हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर, अगर मैंने संग्रिया क्षेत्र के अंदर, अगर मैंने मेरे गांव के अंदर काम किया और गांव के लोगों से मैं अपील करूंगा कि काम किया है, काम करेंगे और काम कर रहा हूं, आप काम को वोट दीजिए। लोगों की यही रहती है वोट देने के बाद महीना 2 महीने के बाद क्या ये तो क्या फैसला कर लिया भी मैं तो यार वो तो पंगो ले लियो, जब वोट दे दियो तो गड़बड़ होगी, वो तो सही बंदो कौन चुने हो। तो कोई भी प्रलोभन आपको देने आए, 4 दिन शेष बचे हैं। आप कहीं कपड़ा लेने के लिए जाते हो, कपड़ों लेने से दावा जावा दुकान पर है तो बटे बाणियों कई बांध का कपड़ा खिंडा हुआ है, टेरी काट लियो, चाहे थे लीलन ले लियो, चाहे थे खद्दर ले लियो, बात तो थारे पर डिपेंड करे भी थे कि लेनों की है, बाणियों को दबाव थोड़ी है कोई। तो ये तो चुनाव है, कपड़ा आपके सामने है और खरीदने वाले आप हो, तो हमारा कोई दबाव नहीं है भी आपको क्या लेना है। 3 कैंडिडेट आपके सामने, 4 जो आपको अच्छा लगता है उसको चुनो और अच्छा वो लगे जो आपका काम करे। आप किसी प्रलोभन में आकर के, किसी झांसे में आकर के, किसी के दबाव में आकर के, किसी रिश्तेदार के दबाव में आकर के आप अपने गांव का भविष्य बर्बाद न करें। आप काम को चुने, जो काम करता है, जो काम करेगा और जो काम कर रहा है उसको आप वोट करें, यही मैं ग्रामीणों को अपील करूंगा। और आने वाली 28 तारीख को इतना याद रखें कि गुब्बारे का बटन दबा करके आप मेरे को एक बार गांव के सरपंच पद पर बिठाइए। मैं भरोसा दिलाता हूं, मैं छाती जिया वो कह कर छाती पाड़ के तो दिखाईजे को नहीं भी के करांगा और नूई बिननी को तो भैया चौंतरे पर आंगने में आए फिर ठा लागे वो काम करेगी ना करेगी। अब घरे तो जो रिश्तो करने पहला घणो ही काम वही करेगी, बिया करेगी, वह भी सही कहे यार बन ने भी देखो नहीं पड़े भैया के करेगी तो बिंग तो आंगने में आए ठा लागे कोई वास्ते। मैं तो कहूँ भाखरानी आंगने मन लियाओ यार ताकि मन देखो भी वो के काम करे यार। मेरे कोई और वो शिकायत है तो माफी चाहूँ, पहली बात तो है को नहीं यार जो है तो मैं दोनों हाथ जोड़ के सारे गाँव भाखरानी और डोल नगरों माफी चाहूँ। और अंत में यही कहूँगा चैनल का आपने यहाँ पर आए, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे गांव से अपील करूंगा कि आने वाली 28 तारीख को बेल्ट नंबर 3 गुब्बारे का बटन दबा करके आप मेरे को विजयी बनाएं। धन्यवाद। लहरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और पूरा क्षेत्र है वो भी आप ही के साथ दिखाई दे रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें टाइम दिया आपने और इसी शुभकामनाओं के साथ में हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। ये कौन कोई एक तो समर्थक बोले। हम जी विक्रम जी कलेरी हैं, इनके समर्थक हैं, इनसे वार्तालाप करते हुए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर विक्रम सिंह जी कलेरी हैं, इनका आप समर्थन कर रहे हैं, इनमें क्या खासियत है, थोड़ा प्रकाश डालिए। ठीक है जी, जैसे आपने मेरे को मौका दिया बोलने का, आपका आभार करते हैं, आपका धन्यवाद। और जैसा कि आपने पूछा कि मैं क्यों इनका समर्थन कर रहा हूँ, तो मेन बात तो ये होती है कि एक युवा, एक यूथ होने के नाते मैं उन सभी का एक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि जैसे एक युवा क्या सोच रखता है इनके बारे में या कैसा भी है। जैसे देश हमारी जो गांव में अभी सरपंच के लिए जो चुनाव हो रहे हैं उनके लिए मैं इनका समर्थन क्यों करूँगा या आगे आने वाले के लिए मेरा क्या इसमें लालच होगा या जैसा भी हम सोचते हैं कि हमें किसी ना किसी प्रकार से हम कोई लालच होता है इसलिए हम इनको वोट देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो मैं इन भाई साहब जो हमारे विक्रम जी कलेरी हैं इनके साथ, ये हमारे गांव के बहुत ही अच्छे जैसे समाज सेवी हैं और ये मेरे बड़े भाई साहब हैं इसलिए, और इसके अंतर्गत जो इन्होंने काम किए हैं, अब जो हम देखते हैं कि जैसा कि कोई सरपंच का प्रत्याशी होता है वो कहता है कि मैं आगे काम करवाऊँगा, ठीक है, कि मैं हमारे गांव के लिए कुछ काम करूंगा या ऐसे करवा दूंगा या वैसे करवा दूंगा, वो अलग बात होती है। लेकिन जो हमारे विक्रम जी कलेरी हैं इनका मैं समर्थन इसलिए कर रहा हूं मेरे दिल से, क्योंकि इन्होंने पीछे वाले जो गत वर्षों में मैंने जो जब तक मेरे को जो कुछ ज्ञान है, जितना मैंने देखा है कि इन्होंने जो बिना कोई पावर होते हुए, बिना किसी सरपंच पद पर या कोई भी मेंबर पद पर नहीं थे, फिर भी इन्होंने गांव के लिए बहुत प्रयास किए हैं।
और जैसा कि भाई साहब ने जैसे बताया है कि जो बसों का रूट यहाँ से था वो बसें नहीं आ रही थी, इन्होंने बहुत ही अपना जैसे सेवा करते हुए गांव को साथ लेकर इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया जो कोई नहीं कर सकता। लगभग हम देख सकते हैं कि अगर ये सरपंच पद पर होते फिर तो अच्छी बात थी कि इनके पास कोई पावर होती है कोई काम करने की, लेकिन इनके पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन इन्होंने फिर भी प्रयास किया। क्यों किया? क्योंकि इनके अंदर एक लगन थी कि मैं अपने गाँव के लिए कोई काम करूँगा। ठीक है, और जैसा कि हम देखते हैं कि इन्होंने बहुत सारे जैसे प्रयास किए हैं हमारे गांव को आगे लेने के। इनके अलावा और क्या क्या काम किया है इनके बारे में थोड़ा और प्रकाश डालिए। और इन्होंने लगभग समय समय पर सभी हमारे ग्रामवासियों को बहुत अच्छी तरीके से, जैसे कि जो पेंशन होगी, ठीक है, वृद्धावस्थों की जो इनको पेंशन नहीं मिल रही थी, कई लोग हैं और वो अब जिनको पता नहीं होता कि पेंशन के लिए कैसे फार्म भरे जाएंगे और कैसा कुछ इसका प्रोसीजर होगा, ठीक है, उनके लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे काम करवाए हैं। और इन्होंने आगे होके, ठीक है, इन्होंने आगे मान लो कि सभी जो हमारे जिस घर में कोई वृद्धा है वो इनसे कोई मदद मांगते हैं तो ये अपने घर का एक मेंबर समझकर उनकी मदद करते हैं। जैसा कि उन्होंने जो जैसे पेंशन की बात हो गई और जो जैसे जाति प्रमाण पत्र और कोई मूल निवास बनाना है, जैसा ये छोटे मोटे काम हैं, ये भी इनकी सहयोग से जो आसान हो गए हैं। ये मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जानकारी होती है कि हमें जो कुछ चाहिए उसके लिए हमें थोड़ा सा, अगर हमें थोड़ा सा ज्ञान है तो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि ये कार्य कैसे होगा तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ पूछना पड़ेगा। लेकिन जैसे भी कोई भी ग्रामवासी इनके पास जाता है कि हमें ये काम करवाना है और ये खुश दिल होके और अपनी लगन के साथ ये काम करवाते हैं। जैसा कि गांव के लिए इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे जो स्कूल जैसे बालिका विद्यालय हैं और एक 12वीं तक का हमारे पास जो कोएड स्कूल है, ठीक है, और बालिका विद्यालय में इन्होंने जो बरामदे वगैरह थे, जो कमरे थे वो ढह गए थे जिनके बारे में कोई भी नहीं देख रहा था। अब गांव में बहुत सारे भामाशाह हैं जिनको पता है कि हमारे गांव में शिक्षा के लिए ये एक सार्वजनिक स्थान है, ठीक है, जो विद्यालय है, इसके लिए हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इसके बारे में देख नहीं रहा था। लेकिन हमारे भाई जो विक्रम जी कलेरी हैं, इन्होंने सभी ग्रामवासियों को साथ में लेकर और वहाँ पर कुछ कमरों का निर्माण करवाया और उसकी चारदीवारी का भी इन्होंने काम करवाया। जो बड़ा स्कूल है उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छे काम करवाए हैं। और अब आप देख सकते हो कि जो हमारा जो स्कूल के लिए जैसा हो गया और भी कोई काम है, जैसे जो बड़े स्तर पर होता है काम, वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से करवाए हैं। तो मैं अपना वोट इनको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये दिल से, एक और बात होती है कि हम किसी के बहकावे में आकर या कोई प्रलोभन या लालच से, लेकिन मेरा लालच तो ये है कि ये पहले जिस प्रकार काम कर रहे हैं उसी प्रकार ये गांव के विकास के लिए और भी अच्छे प्रयास करेंगे, इसलिए। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू। देखिए, सरपंच बनने के बाद भी काम नहीं होते हैं, पर विक्रम जी कलेरी हैं जो कि सरपंच न होते हुए भी इन्होंने बहुत से काम करवाए हैं। धन्यवाद।